19 सितंबर साल 1961। समय था रात के करीब 10:30। बार्नी और बेटी हिल कनाडा के नाइग्रा फॉल्स और मॉन्ट्रियल में छुट्टियां मनाकर वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के पास बेटी ने आसमान में एक बेहद चमकदार ऑब्जेक्ट देखने की बात कही। वो ऑब्जेक्ट आसमान में जुपिटर से मून की ओर जाता हुआ दिख रहा था। बेटी ने बार्नी से कहा कि वो एक टूटता हुआ तारा देख रही है, लेकिन तभी अचानक से वो ऑब्जेक्ट और ज्यादा चमकने लगा और आसमान में उसकी साइज बड़ी होने लगी। बेटी ने एलियंस और यूएफओ की बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी और उन्हें लगा कि क्या पता वो भी कोई यूएफओ हो। बेटी ने बार्नी से उसी समय कार रोकने के लिए कहा। वो उस ऑब्जेक्ट को करीब से देखना चाहती थी। बेटी ने अपने बाइनोकुलर्स निकाले और उस ऑब्जेक्ट को देखा। आसमान में उन्हें एक राउंड शेप का क्राफ्ट दिखा जिसमें से अलग अलग रंगों की लाइट्स एमिट हो रही थी। बेटी इसे देखकर शॉक्ड थी। उन्होंने जल्दी से बाइनोकुलर्स बार्नी को दिया और बार्नी ने भी उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, बट उनकी इस बारे में अलग ही सोच थी। बार्नी ने कहा कि वो एक प्लेन है। इतना कहने की देर थी कि उस ऑब्जेक्ट ने एक खतरनाक टर्न लिया और वो नीचे की ओर आने लगा। बार्नी इसे देखकर हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि ये प्लेन तो नहीं हो सकता। बार्नी और बेटी अपनी कार में बैठे और उन्होंने तेजी से उस ऑब्जेक्ट की ओर जाना शुरू कर दिया। उन दोनों की मन की क्यूरियोसिटी अपनी सारी बाउंड्रीज पार कर चुकी थी और अब वो ये जानना चाहते थे कि आखिर वो ऑब्जेक्ट क्या है। रात के आसमान में वो ऑब्जेक्ट कभी ऊपर तो कभी नीचे की ओर जा रहा था और बार्नी और बेटी बिल्कुल शांति से उसको ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ किलोमीटर्स तक उस ऑब्जेक्ट का पीछा करने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये ऑब्जेक्ट उनकी कार की ओर तेजी से आ रहा है। ये मोमेंट इतना स्कैरी था कि बार्नी ने उसी समय हाईवे के बीच में अपनी कार रोक दी। वो ऑब्जेक्ट अब कार के बिल्कुल ऊपर था और उसने अपनी रोशनी में जैसे पूरी कार को संभाल लिया था। बार्नी और बेटी कार के अंदर बैठे सहम चुके थे। कुछ देर बाद जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो बार्नी अपने बाइनोकुलर्स लेकर कार से बाहर निकली। वो ऑब्जेक्ट थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ था। वो करीब 24 मीटर्स ऊंचा था। जब बार्नी ने अपने बाइनोकुलर से देखा तो उन्हें उसकी खिड़की से झांकते 11 इंसान जैसे जीव दिखे। बार्नी के अनुसार ऐसा लग रहा था मानो वो ब्लैक कलर की चमकदार यूनिफॉर्म और कैप पहने हुए हैं। कुछ पलों बाद वो सभी जीव दूसरी ओर चले गए, पर उनमें से एक जीव अभी भी खिड़की से झांक रहा था। उसने बार्नी को वहीं रुकने का इशारा किया। इतने में उस ऑब्जेक्ट की चारों साइड से रेड कलर की लाइट निकलने लगी और उसके नीचे सीढ़ी जैसा कुछ लंबा सा निकला। ये देखकर बार्नी घबरा गए और उन्होंने अपनी कार की ओर दौड़ लगाई। वो लगातार बेटी से कह रहे थे कि वो हमें पकड़ने वाले हैं। बार्नी के अनुसार वो जीव चाहे कोई भी हो, लेकिन वो इंसान तो नहीं थे। बार्नी अपने कार में बैठे थे और तेजी से कार चलाने लगे, लेकिन तभी उन्हें और बेटी को अपनी कार के पीछे से मधुमक्खी के भिनभिनाने जैसा कोई चीज सुनाई दिया। उस साउंड को सुनने के बाद वो दोनों बेहोश होने लगे और फिर वो हुआ जो इतिहास बन गया। आगे की कहानी में जो कुछ भी होने वाला है वो आपको हैरान कर देगा और आपको एलियन की दुनिया के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। आज मैं आपको जिस इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूं वो एलियंस के द्वारा इंसानों को किडनैप करने की आज तक की सबसे पॉपुलर और मिस्टीरियस घटना है। इस केस के बारे में सुनकर आप दंग रह जाने वाले हैं और आई एम श्योर कि इसको सुनने के बाद आप एलियंस की दुनिया पर विश्वास किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो हेलो गाइज, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। I realized that they undoubtedly planned to take us on board. The Hill Abduction Part 1। ये कहानी है बार्नी और बेटी हिल की। बार्नी यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज में काम किया करते थे और यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ सिविल राइट्स नाम की एक संस्था के लोकल रीडर भी थे। तो बेटी भी एक जानी मानी सोशल वर्कर थी। वो दोनों एक इंटर रेशियल कपल थे। बार्नी ब्लैक थे और बेटी वाइट।
ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि उस समय की दुनिया में ये कोई कॉमन बात नहीं हुआ करती थी। कनाडा में स्थित मॉन्ट्रियल और नाइग्रा फॉल्स की सैर के बाद वो दोनों अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में स्थित एक छोटी सी जगह पोर्ट्समाउथ में अपने घर लौट रहे थे। तभी बेटी की नजर उस अजीब से ऑब्जेक्ट पर पड़ती है जो अब शायद उनकी कार के पीछे लगा हुआ था। उस बजिंग साउंड को सुनकर बार्ने और बेटी को बेहोशी छा रही थी और वो एक ऐसे स्टेज में पहुंच चुके थे जहां वो क्या कर रहे थे ये उन्हें याद ही नहीं था। कुछ देर बाद उनके कानों में एक बार फिर से वैसे ही साउंड सुनाई देता है और अचानक से उनकी सारी बेहोशी खत्म हो जाती है। जब बार्ने वापस होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो 56 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, लेकिन वो यहाँ तक कैसे और किस रास्ते से आए ये उन्हें याद ही नहीं है। उनके दिमाग में रास्ते की कुछ धुंधली मेमोरीज थी जिनमें वो ड्राइविंग कर रहे थे और वो अचानक से एक शार्प टर्न भी लेते हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें कुछ भी याद नहीं था। जब बार्नी और बेटी अपनी चारों ओर देखते हैं तो उन्हें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। वो चैन की सांस लेते हैं और सुबह होने तक अपने घर पर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद भी वो दोनों नॉर्मल नहीं हो पा रहे थे। उन्हें अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे और उनके साथ बहुत ही अजीब चीजें हो रही थी, जैसे कि बेटी ने सारा सामान घर के पीछे वाले दरवाजे पर रख दिया था जबकि उसे ये सब अंदर रखना चाहिए था। उनकी वॉचेस ने भी काम करना बंद कर दिया था। उनके शूज फट चुके थे और उनके बाइनोकुलर्स का लेदर स्ट्रैप भी टूटा हुआ था, लेकिन उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हुआ तो हुआ कैसे और कब हुआ। बेटी ने देखा कि उसके कपड़ों और जूतों पर पिंक कलर का पाउडर लगा हुआ है और वो कई जगहों से बुरी तरह से फटे हुए थे। वो दोनों अपने आप को थोड़ा रिलैक्स होने के लिए शावर लेते हैं और उसके बाद बैठकर अपने साथ हुई सारी घटना को याद करने की कोशिश करते हैं। बार्ने और बेटी उन जीवों और उस ऑब्जेक्ट के चित्र बनाते हैं जिन्हें उन्होंने बाइनोकुलर से देखा था। वो उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद की हर एक घटना को लाइन से लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बजिंग साउंड के बाद की कोई भी चीज उन्हें याद नहीं आ रही थी। बार्नी ने अपने कार पर कुछ सर्कल्स के निशान देखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मैग्नेटिक फील्ड जैसे कुछ से रिलेटेड हो। जब वो उसके पास कंपास को ले जाते तो कंपास की सुई अनकंट्रोल्ड होकर घूमने लगती थी और इससे दूर ले जाने पर वो सुई रुक जाती थी। अगले दिन यानी कि 21 सितंबर 1961 को बेटी ने न्यू हैम्पशायर में स्थित एयर फोर्स बेस में कॉल करके उन्हें उस यूएफओ इनकाउंटर के बारे में बताया। इस समय उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में कोई डिटेल शेयर नहीं की थी क्योंकि वो पहले ये देखना चाहती थी कि वहां के ऑफिसर्स उनकी मदद करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। इसके अगले ही दिन एयरफोर्स बेस के मेजर पॉल हेंडरसन ने उन दोनों का एक डिटेल्ड इंटरव्यू लिया और उन्हें समझाने की ये कोशिश की कि वो जुपिटर को गलती से यूएफओ समझ रहे थे। हालांकि जब वो बार्ने और बेटी को नहीं समझा सके तो उन्होंने इस केस को प्रोजेक्ट ब्लू बुक को भेज दिया। प्रोजेक्ट ब्लू बुक, इसके बारे में मैंने आपको अपने कई वीडियो में बताया है, याद है ना? ये यूएस एयरफोर्स का एक यूएफओ रिसर्च प्रोजेक्ट है। बार्ने और बेटी दोनों ही अपने साथ हुई घटना को लेकर बहुत ही क्यूरियस थे। वो जानना चाहते थे कि उनके साथ आखिर में क्या हुआ था और वो ऑब्जेक्ट जो उन्होंने उस रात को देखा था क्या वो सच में कोई यूएफओ था। यही क्यूरियोसिटी बेटी को वहां की लोकल लाइब्रेरी खींच लाई जहां से वो एक यूएफओ से रिलेटेड बुक लाई। इसे यूएस मरीन कॉर्प्स के एक रिटायर्ड मेजर डोनाल्ड कीहो ने लिखा था। इसको पढ़ने के बाद बेटी को और भी विश्वास हो गया कि उन्होंने उस रात जो देखा था वो एलियंस का यूएफओ ही था। 26 सितंबर के दिन उन्होंने डोनाल्ड कीहो को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपने और बार्नी के साथ हुई सारी घटना के बारे में लिखा था। कीहो ने ये लेटर रिसीव किया और इसे बोस्टन में रहने वाले एक एस्ट्रोनॉमर वाल्टन वेब के पास भेज दिया। वाल्टन वेब नीकैप यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन कमिटी ऑन एरियल फेनोमेना के मेंबर थे। ये कमिटी यूएफओ से रिलेटेड रिसर्च करती थी, इसीलिए वाल्टन वेब शायद इस केस को हैंडल करने के लिए सबसे सही इंसान थे।
करीब एक महीने बाद 21 अक्टूबर 1961 को वे बार्नी और बेटी से मिले और 6 घंटे लंबे इंटरव्यू में उन्होंने उनसे उनके साथ हुए इंसिडेंट की हर वो डिटेल जानी जो उन्हें याद थी। उन सभी बातों को सुनने के बाद वेब ने बस एक ही बात कही और वो ये कि बार्नी और बेटी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तो क्या ये केस यहीं पर सॉल्व हो गया? क्या बार्नी और बेटी ने उस रात सच में एलियंस के यूएफओ को ही देखा था? अभी तो ये इस रहस्यमयी केस की शुरुआत मात्र थी। एक तरफ जहां दिन में बार्नी और बेटी अलग अलग लोगों को अपनी कहानी सुनाकर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए थे, तो दूसरी ओर बेटी को रात के समय ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे जो ना सिर्फ बेहद ही अजीब थे बल्कि वो बेटी को इस केस की तह तक ले जाने में मजबूर कर रहे थे। तो आखिर वो सपने क्या थे? उन्होंने उन सपनों में ऐसी भी क्या देख लिया था जिससे कि इस केस को एक नई दिशा मिल गई? और उन सपनों को देखने के बाद बार्नी और बेटी के तथाकथित यूएफओ एनकाउंटर की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चली, ये सभी चीजें हम जानेंगे आगे। थोड़ा सा रुको यार, आराम से वीडियो का मजा लो। अभी उस यूएफओ एनकाउंटर को करीब 10 दिन हुए थे और बेटी का दिमाग अभी भी उस दिन से जुड़े कई सवालों में उलझा हुआ था। इसी दौरान उन्हें लगातार 5 रातों तक बेहद ही अजीब सपने आते थे। बेटी का कहना था कि वो सपने इतने इंटेंस थे कि वो उन्हें एक एक सीन से याद थे और दिन भर उन्हें उन सपनों की याद आती रहती थी। उन्होंने इसके बारे में बार्नी को बताया, लेकिन बार्नी ने उनके बातों को सीरियसली नहीं लिया। इस कारण बेटी ने अपने सपनों के बारे में दूसरों को भी खुल के नहीं बताया। लेकिन जब बेटी के दिमाग में वो सपने घर कर गए और उन्हें हर समय वो याद आने लगे तो उन्होंने उन्हें कहीं पर नोट करने की सोची। बेटी ने सपने में देखा कि वो लोग हाईवे से निकल रहे हैं, तभी उनकी कार को रोक लिया जाता है। कुछ अजीब से इंसान उनकी कार को घेरे हुए थे। इस समय वो बेहोश होने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें होश आता है। वो देखती है कि 2 अजीब से जीवों ने उन्हें पकड़ा हुआ है। बार्नी भी उनके पीछे है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो नींद में चल रहे हैं। रात के समय जंगल से होते हुए वो अजीब से जीव उन्हें एक डिस्क शेप के मेटल से बने क्राफ्ट में ले जाते हैं। बेटी ने बताया कि वो जीव इंसानों की तरह ही थे। उनकी हाइट 5 से 5 फीट 4 इंच के बीच रही होगी। उन्होंने ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और मिलिट्री की तरह कैप लगाई हुई थी। उनके ब्लैक कलर के बाल थे और ब्लैक कलर की ही चमकदार आंखें भी थी। उनके ब्लू कलर के लिप्स थे और उनकी स्किन ग्रे कलर की थी। उस डिस्क शेप के ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद वो उस जीव से कहती है कि वो बार्नी के साथ रहना चाहती है। तब वो जीव उनके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हुए कहता है कि वो उन लोगों का लीडर है और वो लोग बार्नी और बेटी को एग्जामिन करना चाहते हैं। अगर दोनों को एक साथ रखा जाएगा तो एग्जामिन करने में देर लगेगी। इंटरेस्टिंगली बेटी ने देखा कि जब वो उनसे बात कर रहा था तो उसका मुंह हिल ही नहीं रहा था, मानो वो उनसे टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहा हो। बेटी एंड बार्नी को अलग अलग कमरों में ले जाया जाता है और उनका एग्जामिनेशन शुरू होता है। बेटी के पास और जीव आते हैं जिसे उन्होंने एग्जामिनर नाम दिया। बेटी का कहना था कि उन सभी जीवों का बिहेवियर बहुत ही पोलाइट था और वो उनके साथ कोई भी जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन जीवों की इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं थी। खैर, बेटी को एक चेयर पर बिठा दिया गया और उन पर एक तेज रोशनी डाली गई। एग्जामिनर ने उनसे कहा कि वो इंसानों और उनके बीच के फर्क को समझना चाहते हैं और इसीलिए वो बेटी को एग्जामिन कर रहे हैं। उसने एक एक करके बेटी के सारे बॉडी पार्ट्स एग्जामिन किए। उसने उनके कुछ बालों को काट कर अपने पास रख लिया। उसने उनके फिंगर्स के कुछ नेल्स भी काट लिए और चाकू की मदद से उनकी स्किन के कुछ सैंपल्स भी ले लिए। इसके बाद उसने एक इंजेक्शन की मदद से बेटी के नाभि में से ब्लड का सैंपल लिया। बेटी को इससे इतना दर्द हुआ कि वो उसे सहन नहीं पा रही थी, लेकिन फिर एग्जामिनर ने उनकी आंखों के सामने हाथ घुमाया और उनका सारा दर्द गायब हो गया। इसके बाद एग्जामिनर उधर से चला गया और लीडर वापस आया। लीडर ने उन्हें एक बुक दी जिसमें बहुत अजीब अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। लीडर ने कहा कि वो इस बुक को याद के तौर पर अपने साथ ले जा सकती है। बेटी खुश हो गई और उन्होंने लीडर से पूछा कि वो लोग कहां से आए हैं। इसका जवाब देते हुए उसने उन्हें एक 3D मैप दिखाया
जिसमें बहुत सारे स्टार्स दिख रहे थे। इसके बाद उन्हें कमरे के बाहर ले जाया जाता है जहां वो बार्ने को फिर से देखती है। इस पॉइंट पर उन्हें यूएफओ से बाहर भेजा जाना था। यूएफओ में मौजूद दूसरे जीव जब बेटी के हाथ में वो बुक देखते हैं तो वो लीडर के साथ कुछ बहस करने लगते हैं और इसका अंजाम ये होता है कि उनसे वो बुक वापस ले ली जाती है। लीडर कहता है कि वो नहीं चाहती कि बेटी को इस घटना के बारे में बाद में कुछ भी याद रहे। इस पर बेटी कहती है कि वो कुछ भी करके बाद में से याद कर ही लेंगी। वो जीव उन दोनों को उनकी कार के पास छोड़ देते हैं और कहते हैं कि वो दोनों उनके यूएफओ के जाने तक यहीं पर इंतजार करें। थोड़ी देर बाद उनका यूएफओ चला जाता है और इसके बाद बार्नी और बेटी भी कार ड्राइव करते हुए आगे निकल जाते हैं। बेटी के ड्रीम्स यहीं पर आकर खत्म हो जाते थे और 5 रातों के बाद उन्हें वो ड्रीम्स दिखने बंद हो गए। 25 नवंबर 1961 को नीकैप यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशंस कमिटी ऑन एरियल फेनोमेना के कुछ मेंबर्स एक बार फिर से उन दोनों से बात करने के लिए आए। उस दिन वो उन दोनों से मिसिंग टाइम के बारे में जानना चाहते थे। दरअसल बार्नी और बेटी जहां गए थे वहां से उनके घर का रास्ता केवल 4 घंटों का ही था, लेकिन वो 7 घंटे बाद घर वापस लौटे थे। तो वो बचे हुए 3 घंटे कहां पर थे, इसके बारे में उन दोनों को कुछ भी याद नहीं था। इस पॉइंट तक आते आते बार्नी को अब उस इन्वेस्टिगेशन में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं बचा था, लेकिन बेटी के दिमाग में वही घूम रहा था और इसीलिए बार्नी उनके साथ लगे हुए थे। नीकैप के मेंबर्स उन्हें हिप्नोसिस की मदद लेने की सलाह देते हैं जिससे कि वो उस समय की बात याद कर सके जब वो पूरी तरह होश में नहीं थे। इस पर बार्नी हाँ कह देते हैं, लेकिन उस समय वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। फरवरी 1962 में वो दोनों कई बार उन्हीं रोड से गुजरते हैं जिससे कि शायद उन्हें कुछ याद आ सके, लेकिन वो उस मिसिंग टाइम के बारे में कुछ भी याद नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद लंबे समय तक उन्होंने उस घटना के बारे में जानने की कोई भी कोशिश नहीं की और किसी से भी इससे जुड़ी कोई भी बात नहीं की। 23 नवंबर 1962 को वहां की लोकल चर्च में यूएस एयरफोर्स के कैप्टन बेन स्वेट आए हुए थे। बार्नी और बेटी ने एक प्राइवेट मीटिंग के दौरान उन्हें अपनी सारी बातें बताई और उनसे हिप्नोसिस का इस्तेमाल करने या ना करने की सलाह मांगी। कैप्टन स्वेट हिप्नोसिस के अच्छे जानकार थे, लेकिन उस समय उन दोनों को हिप्नोसिस का रास्ता अपनाने से मना कर दिया। मैं आपको ये भी बता दूं कि उस इंसिडेंट के 1 साल से भी ज्यादा हो जाने के बावजूद बार्नी और बेटी ने इसे नॉर्मल पब्लिक के सामने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन आखिरकार उनके सब्र का बांध टूटा और 3 मार्च 1963 को जब वो चर्च गए हुए थे तो उन्होंने वहां के एक बड़े ग्रुप को पूरा इंसिडेंट बताया और ये बात पूरे एरिया में वायरल हो गई। लेकिन इसका उन दोनों पर उल्टा असर पड़ गया। जब आपसे बहुत से लोग एक ही सवाल पूछते हैं और आपको उनका आंसर देते नहीं बनता तो आपके मन में उस चीज को जानने की क्यूरियोसिटी डबल हो जाती है। बार्नी और बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब हजारों लोग उनसे पूछते थे कि क्या उन्होंने सच में एलियंस और यूएफओ को देखा है, तो वो इसका पक्का कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। इस कारण दोनों परेशान हो चुके थे और अब तो वो भी जल्द से जल्द अपने दिमाग में घूम रहे सारे सवालों को जानना चाहते थे। बार्नी ने अपने दिमाग के टेंशन को थोड़ा कम करने के लिए उन दिनों मिस्टर स्टीफन्स नाम के एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने लगे। एक दिन उन्होंने स्टीफन्स से पूछा कि क्या उन्हें हिप्नोसिस का सहारा लेना चाहिए। इस पर स्टीफन्स ने उन्हें यह सलाह दी कि अगर वो सच में उस इंसिडेंट को नहीं भुला पा रहे हैं और अपने सवालों के जवाब चाहते हैं तो उन्हें बेशक हिप्नोसिस का सहारा लेना चाहिए। मिस्टर स्टीफन्स ने उन्हें बॉस्टन में रहने वाले एक इंसान बेंजामिन साइमन का कॉन्टैक्ट नंबर दिया जो हिप्नोसिस के एक्सपर्ट थे। 14 दिसंबर 1963 को उन दोनों ने बेंजामिन साइमन से मुलाकात की। उनकी सारी स्टोरी सुनने के बाद साइमन काफी कंफ्यूज नजर आए। एक तरफ तो वो कह रहे थे कि ये सब बार्नी और बेटी के दिमाग में बैठी हुई सारी टेंशन्स के कारण हो रहा है, तो दूसरी तरफ वो एलियंस और यूएफओ वाली थ्योरी से भी साफ इनकार नहीं कर रहे थे। जनवरी 1964 से लेकर जून 1964 तक साइमन ने बार्नी और बेटी को कई बार हिप्नोटाइज किया और इस दौरान कई सारे नए खुलासे हुए जिनके बारे में मैं आपको इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बेटी के सपने में लीडर एलियन ने उसे जो स्टार मैप दिखाया था वो कहां का था और आखिर में इस केस का अंजाम क्या निकला।
आपको अभी तक की ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो? मेरा मतलब है कि आप इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपका एक्साइटमेंट लेवल ज्यादा हुआ तभी मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय।